लॉज ऑफ मोशन में भी थी किस हेडिंग के अंदर? इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब भी होता है तो हर जगह होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, लाइफ में भी होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई चीज नेट जो है वो जीरो हो, जैसे केमिस्ट्री में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा था हमने कि नेट फोर्स जीरो हो जाए किसी भी बॉडी पे लगने वाला। ठीक है, ऊपर वाटर कूलर, उस वाटर कूलर में नहीं भर के लाए थे क्या? चलिए, अब नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो भी जीरो होने चाहिए और वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो भी जीरो होने चाहिए। ठीक है ना? और z में भी जीरो होना चाहिए, यानी ऑल फोर्सेस जो है वो जीरो होने चाहिए। तो ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इक्विलिब्रियम था। अब यहाँ पे हम लोग रोटेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रोटेशन पढ़ रहे हैं। तो रोटेशन के अंदर एक चीज बढ़ जाती है एक्स्ट्रा, वो क्या बढ़ जाती है? वो है टॉर्क। तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और चेक करिए, कल वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने किया था। नेट क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था तो नेट टॉर्क जीरो करा दिया था, इसीलिए एफबीडी बनाया था, फ्री बॉडी डायग्राम। चले आगे। इसका एक मान लीजिए ये रॉड है, इस पे फोर्स लग रहा है कितना? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन और 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक, ये रॉड है और इसकी लेंथ है 2 मीटर, मास है 2 kg। चलिए, बन गया। बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम में है? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तीनों चीजें जीरो होनी चाहिए, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और इस केस में नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो। यस, जीरो। ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में है, इधर वाला प्लस ले लें तो इधर माइनस, जीरो हो गया। फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो। यस, जीरो। ये नेगेटिव वाई में, ये पॉजिटिव वाई में, जीरो हो गया। लेकिन टॉर्क नेट जीरो? नो सर, ये जीरो नहीं है क्योंकि ये तो रोटेट करा रहा है। क्लियर होगी बात?
इसलिए इक्विलिब्रियम में नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका टॉर्क निकालो अबाउट सेंटर। अबाउट सेंटर टॉर्क निकालना है। कितना है बेटा? और और क्या होता है? आर क्रॉस एस या आर एफ साइन थीटा या आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर, दोनों के तो किसी एक का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेना होता है दूसरे, ठीक है। साइन थीटा का मतलब यही होता है। देखिए, चलिए, ज्यादा अपने जहन को बोझ मत डालिए, खामोखा में प्रेशर बढ़ जाए, क्या करेगा। ये वाला फोर्स दोनों के बारे में बताइए। दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, तो इनका टॉर्क जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया ना। फोर्स क्या है? फोर्स ये है फोर्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस जीरो, तो इसके लिए आर कितना हो गया? जीरो, तो इसलिए टॉर्क कितना हो गया? जीरो। इसके लिए भी आर जीरो, तो टॉर्क कितना? जीरो। क्लियर होगी? अब आइए इसके लिए आर कितना है? तो इसके लिए आर ये यहां से लेकर के यहां तक, और इत्तेफाक से कोई एंगल भी नहीं निकालना है। देखो सीधे 90 डिग्री ही है? तो क्या लिखेंगे? ये 2 मीटर का है, सेंटर पे होता है, हमें पता है जो है वो क्या कहते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, बोलिए 50 है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1। क्या साइन थीटा लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा लिख दिया है मैंने। और नहीं आप लिखना चाहते तो भी 1 ही है, और साइन थीटा लिख दो 90, तो भी वही आएगा। आएगा नहीं आएगा? साइन थीटा भी लिखो, आर की वैल्यू भी लिखो, तो आर आपको दिख रहा है 90, वो सॉरी आर दिख रहा है 1, और एंगल दिख रहा है दोनों के बीच का 90। लेकिन अभी भी गलती करी है, एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, टेल टू टेल, और इसको भी आगे शिफ्ट करोगे तो दिख रहा है हमको, इतने छोटे नहीं रहे, 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना भाई। ये फोर्स को आगे शिफ्ट करो तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, और आर को आगे शिफ्ट करो तो ऐसे हो गया। एंगल जो आता है दो वेक्टर का, वो टेल के टेल जोड़ने से आता है, तो 90 डिग्री ही तो आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया टॉर्क? आंसर 50 क्या न्यूटन मीटर। देखो बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो क्या यही टॉर्क है? नेट टॉर्क पूछा है टोटल, तो नीचे वाला भी तो निकालेंगे। तो नीचे वाले का कितना आएगा? इस वाले का, इसका टॉर्क आएगा 50 न्यूटन मीटर। ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? जल्दी चेक करो। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो सपोर्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल करेंगे। चेक करो, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। फिर से वही, ये मेरा R और ये मेरा F, तो R क्रॉस F अंदर की जा रहा है टॉर्क। अब यहां पे चेक करो, इसका डायग्राम बनाऊं मैं, ये देखो R ये और F ये, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा R, ये मेरा F अंदर ही की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो घूम रही है। अगर कैंसिल करने होते तो नेट और 0 ना हो जाता, फिर घूमती कहाँ। क्लियर हो गई बात? हाँ बिल्कुल, आप करिए। तो यहाँ पर भी टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, और यहाँ पर भी टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा, बोलिए 100 न्यूटन मीटर, दोनों ऐड हो गए ना, और डायरेक्शन इनसाइड। मान लो मैंने कील ठोक दी है, रॉड में कील ठोक दी, तो अब ये आगे पीछे नहीं घूम सकती। कील ठोकने की वजह से क्या होगा, ये खाली घूम सकती है, आगे पीछे नहीं हो सकती। तो अब ऐसा करो, दोनों के ऊपर फोर्स लगाओ। दोनों के ऊपर फोर्स लगाना है। चलो, दोनों के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन से लगाना जरा। ये सब मिटा दे। सेम डायरेक्शन से लगाओ। तो चलो, तो ये हो गया, सेम डायरेक्शन से इधर भी लग रहा है और यहां से भी लगा दो, ये लग गया। ये भी 50 न्यूटन का लगाओ। अब ये फिक्स है, ऐसे रॉड मतलब कील लगी हुई है, तो क्या होगा, इधर वाला टॉर्क अंदर की तरफ जाएगा, जाएगा ना, आर ऊपर, फिर से बना दूं डायग्राम, आर ऊपर जाएगा और फोर्स नीचे टेल से टेल, आर की तरफ उंगलियों किया, फोर्स की तरफ कर्ल किया, अंगूठा अंदर, ये अंदर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इधर, आर नीचे। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार ये, और फोर्स की तरफ अंगूठा बाहर आ गया। चलो कैसे करते हैं, ये क्या हुआ, ऐसे किया उंगलियों को, आर की तरफ, आर नीचे, फोर्स ऊपर, फोर्स की तरफ, अंगूठा बाहर आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बाहर आ रहा है टॉर्क, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा, आप सोचो। आप ऊपर से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, नीचे से भी लगा रहे हो, तो थोड़ी घूमता है, हाँ चीज घूमती है? जब एक फोर्स इधर से ऐसे लगाओ और इधर से ऐसे लगाओ तब घूमती है, लेकिन दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन से लगाओ तो नहीं घूमती। क्लियर हुई बात? विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप लोग, दिमाग में सोच पा रहे हैं? कील जहाँ पे कील दिख रही है, सेंटर में कील का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ऐसे ये बहुत रोटेट कर सकती है। और अगर कील नहीं होगी तो दोनों फोर्स की वजह से ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा, आगे जाने लगेगा, है ना, तो लीनियर इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, इस वाले केस में, क्योंकि फोर्स भी 0, ठीक है, ये भी 0 एंड टॉर्क भी 0, ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये केस इक्विलिब्रियम का है, ये भी लिखिए, दिस केस इज इक्विलिब्रियम केस। तो इक्विलिब्रियम का हमने अच्छा सवाल कर लिया और प्रैक्टिस भी हो गई।
चले, हो गया। चलिए कल वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन फिर करते हैं। क्या बेटा ज्यादा जरूरी बात हो रही है क्लास से भी? चलिए ये हो गया मेरा, यही रॉड थी, इसको मैंने हिंज कर दिया और इधर से एक वॉल है ये, और हिंज करने के बाद ये हिंज कर दिया, ये अब ये ऐसे ऊपर नीचे घूम सकती है। अब मैंने क्या किया, एक ऊपर दीवार से रस्सी लटकाई और रस्सी से मैंने इसको बांध दिया, ठीक है। इसमें टेंशन बताइए क्या होगी, सारी चीजें सेम है। ये कितने मीटर की ली थी रॉड, जल्दी से बताना। 10 मीटर, और वेट कितना लिया था, 10 मास 10 kg। हाँ चलिए बताइए जल्दी से, टेंशन कितनी होगी इसमें? टेंशन तो आर वाई को हमने कहां से कैलकुलेट किया, आर वाई को कैलकुलेट किया कि जो फोर्सेस हैं उनको इक्वल कर दिया। तो ऊपर की तरफ आर वाई और टी लग रहा है, नीचे की तरफ एफ जी लग रहा है, दोनों बराबर होंगे तभी जो है नेट फोर्स 0 होगा। तो वहां से आर वाई 50 आ गया। फोर्स आर वाई रिएक्शन फोर्स वाई डायरेक्शन का मौजूद है, लेकिन टॉर्क 0 है। क्यों? क्योंकि एक्सिस रोटेशन से पास हो रहा है, आर 0 है। लिहाजा हमने सारी प्रॉब्लम्स कर दी। अभी भी एक बात रह गई है, आर एक्स के बारे में क्या ख्याल है? आर एक्स के बारे में क्या ख्याल है बताइए। भाई ये रिएक्शन फोर्स है, ये भी तो ये फोर्स कब लगेगा, जब इधर से कोई फोर्स जा रहा होगा तभी तो लगेगा। तो क्या इधर से कोई फोर्स जा रहा है इस कंडीशन में? नहीं जा रहा है भाई। हाँ, एक कंडीशन में जाता, अगर ये रस्सी कटी हुई होती और ये नीचे की तरफ जा रहा होता तो घूमता, और घूमते वक्त अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कितना होता है? mv²/r होता है। तो वो फोर्स के बराबर ये रिएक्शन लग रहा होगा। लेकिन अभी क्योंकि ये चल नहीं रहा है, इसलिए कोई वेलोसिटी नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था, a = v²/r, v 0 हो गया, v 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया तो रिएक्शन ये वाला 0 हो गया। क्लियर हुई बात? लिख डालिए इसकी थ्योरी जल्दी से, आर एक्स क्यों 0 है, जो भी आपको समझ में आया। ठीक है, चार जितने फोर्सेस थे 2 3 4 5, पांचों की वजह से मैंने पहले टॉर्क निकला, सबकी देखा 3 की वैल्यू 0 है, और तीनों का रीजन एक है कि तीनों के तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं। बाकी फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के साथ लिया, एक को माइनस लिया, एक को प्लस लिया, तो यहां से मेरा कैलकुलेट कर दिए, तो ये हो जाएगा। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये 500 जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3t/5 into 10। तो अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसे एक 0 से एक 0 को काट ही देना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 50। बोलो 50 होगा? यस सर। तो t = कितना आएगा, 83.6 न्यूटन। यही आ रहा है सब? चलो
ओके 83.3 कर दो भाई, नाराज हो जाएंगे। बोलो ठीक है, क्लियर, यही आंसर आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज देखो यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रॉड पकड़ करके लटके हुए हैं, सुनो, अगर रॉड पकड़ के ऐसे लटके हुए हैं और आपको पुशअप लगाने हैं तो सीधा करके पकड़िए तो फोर्स कम लगता है, और ज्यादा आपको मेहनत कर रही है, ज्यादा तगड़े पुशअप लगाने तो थोड़ा दूर से पकड़िए, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब सीधी थी रॉड तो 50 न्यूटन थी टेंशन, तो हाथ में आपकी टेंशन कितनी आएगी, 50 न्यूटन की आएगी, और जब तिरछी हो जाएगी तो 83.3 न्यूटन की आएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात, एकदम चकाचक। चलो तो इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर दो। काफी कुछ सीख लिया हमने यहाँ पे, अभी लास्ट क्वेश्चन और जरा करो, फिर से रॉड लेते हैं। आजा भाई रॉड, तूने बड़ा साथ दिया है हमारा। हाँ ये रॉड है, और इस पे ये 200 सेंटीमीटर की रॉड है, 200 सेंटीमीटर, और ये 200 सेंटीमीटर, अगर इसको मैं 0 मानूं तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहां से यहां की दूरी है 40 सेंटीमीटर। ओके, और यहां से ये दूरी है 160 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने लटकाया है एक मास। चलिए एक मास लटकाया, उसका मास m है, और एक मैंने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे भी मास लटका दिया है। ये है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी मास लटका दिया है। ठीक है, ये वैल्यू ले लीजिए 2 kg, ठीक है। चलिए गुड, मास बताइए, मास की वैल्यू क्या होगी? इक्विलिब्रियम में है, ट्रायंगल क्या है, ये भी बात सही है, कभी देखा नहीं ऐसा ट्रायंगल, मतलब सपोर्ट करने के लिए है। हाँ ठीक है, इस ट्रायंगल पे ये रॉड रखी हुई है, तो इसके जैसे तराजू होता है ना, तराजू वेट वाला,
तो ऊपर नीचे जाता है, तो ऐसे ही तो रॉड होती है, उसको वेट दोनों तरफ से हाँ, चलिए। So 160 है। हाँ बेटा 160। अभी ये रॉड को मैं क्या ले लूं, मासलेस ले लेता हूँ, मासलेस। इसका कोई मास नहीं है, जो लटका हुआ है उन्हीं का मास है। क्वेश्चन क्या करेंगे, फोर्स है 20, डिस्टेंस है 20 इस वाले का, एंगल है sin 90, ओके, प्लस इज इक्वल टू मास है m, tg है 10 इंटू डिस्टेंस है 120 इंटू साइन 90। फिर चेंज क्या है इसकी, बोलिए। रॉड का जो मास इस बार ये मास आ गया, तो ये मास की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर मास की वजह से फोर्स सेंटर में लगेगा, ये सपोर्ट है उसे ये लगेगा mg। नहीं सपोर्ट हो चाहे ना हो, तो मास है तो लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 ग्राम है तो 0.5 इंटू 10 यानी 5 न्यूटन का फोर्स नीचे यहाँ पर लग रहा होगा सेंटर पे, ठीक है। तो अब बताइए, नीचे सेंटर पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स किसको सपोर्ट कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, तो इसको किधर, इसकी वजह से टॉर्क वाला किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा ना, तो प्लस 5 इंटू डिस्टेंस बोलिए इसका कितना होगा 60, है ना भाई, यहां से ये 100 पे होगा ना सेंटर पे, तो पाइवोट जहाँ पे हो रखा है ये 40 पे है, तो ये कितना बचा, ये 60 सेंटीमीटर ही तो बचा, तो ये हो गया 60 और एंगल वही साइन 90, बोलिए ठीक है। तो यहां से आंसर आ गया, क्या क्या आएगा, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 12, यस 1200 m प्लस 5 इंटू 60 हो गया 300, ठीक है। तो 1200 m इज इक्वल टू, इस 300 को 6 300 को इधर लाए तो 100 बचा, 100 में ये कट गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 1/12 kg। इस बार देखिए बहुत थोड़े मास से काम चल गया बैलेंस करने के लिए, ठीक है। पहले लगा था 1/3, इस बार मास कितना आया 1/12, यही आया था तुम लोगों को, क्या आया था, चलिए गुड। तो